वंस अगेन हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स के हों, आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। और स्टार्टिंग हमने पॉलिटी से की है, और जिसमें से हम 55 क्वेश्चंस अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे। और अपनी आज की क्लास में चलते हैं आगे और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। और आपका क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम अपने संविधान के स्रोत के बारे में बात कर रहे थे। हमने अपनी संविधान का कौन सा उपबंध कहाँ से लिया है, उस चीज़ के बारे में, और उसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें मौलिक अधिकार दिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां दे रखी हैं, आपातकालीन शक्तियां दे रखी हैं, और पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से ली है। तो दोस्तों, अच्छी तरह आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार जो हैं हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। तो पहले का फर्स्ट हो जाएगा, ये भी सही है। और डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली है, तो ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हैं। और बाकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ये हमने इमरजेंसी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने जर्मनी से ही लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने सही सुमेलित जो नहीं है वो पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो अभी अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्लियर किया है कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है, चार शब्द दे रखे हैं, लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष, और चौथा शब्द आपका संघीय। तो यदि आपने प्रस्तावना को पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो संघीय वर्ड है ये हमारी प्रस्तावना में कहीं भी नहीं है, और उन्होंने वही शब्द पूछा है जो हमारी प्रस्तावना में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, और 59th क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, यानी कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है। तो ऑप्शंस हैं आपके, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची हमने स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से ली है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। और ये पिछले कई सारे एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको नीचे है। क्वेश्चन नंबर 60 है, हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति रखती है, और इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले पे दोबारा से विचार कर सकती है, या किसी और के हाई कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला किया गया है तो उसको भी पुनर्वलोकन कर सकती है, या फिर संसद के द्वारा कोई नियम, कानून, रूल, रेगुलेशन कुछ भी बनाए गए हैं तो उनको भी देख सकती है, जांच सकती है कि वो कहाँ तक वैलिड हैं, और अगर वो जनता के पक्ष में नहीं है तो उनको तुरंत निरस्त भी कर सकती है। इसे कहते हैं पुनर्वलोकन की शक्ति। और ये पूछ रहा है कि पुनर्वलोकन की शक्ति हमने कहाँ देखी है, केवल भारत में, या केवल इंग्लैंड में मतलब ब्रिटेन में, केवल अमेरिका में, या फिर भारत और अमेरिका दोनों में। तो ये न्यायिक पुनर्वलोकन की जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये भारत में भी है और अमेरिका में भी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? तो ये हमने रशिया के संविधान से लिए हैं, रूस के संविधान से, जिसे USSR भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धृत है? मतलब कानून के समक्ष समानता जो हमने ली है, ये किस देश के संविधान से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है? तो ये हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से, यानी इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, और क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, नीचे दो सूचियां दी गई हैं, एक में भारतीय संविधान के प्रावधान हैं तथा दूसरे में देश जहां से उन्हें ग्रहण किया गया है उन्हें सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं। कूट आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऊपर पढ़ लेते हैं। विधि के समक्ष समता यानी कानून के समक्ष समानता, ये हमने कहाँ से लिया है? विधि का समान संरक्षण यानी कानून जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सबके लिए समान है, ये कहाँ से लिया है? सी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहाँ से ली है? और शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य द्वारा अनुदान, ये कहाँ से लिया है? तो चलिए पहले मिलान कर लेते हैं। तो पहला है विधि के समक्ष समता, समानता या समता बात एक ही है। तो ये हमने अभी अभी पीछे डिस्कस किया है कि इस कॉन्सेप्ट को हमने इंग्लैंड से लिया है। और नेक्स्ट है विधियों का समान संरक्षण, तो ये हमने लिया है अमेरिका से। थर्ड है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये हमने ली है जापान से। और डी वाला आयरलैंड से। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। 64 कहता है, भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि में निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से संबद्ध नहीं है? कनाडा के संविधान से हमने यूनियन शब्द लिया है, अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्वलोकन सिद्धांत लिया है, ब्रिटिश के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमने ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं शब्द मिल गया, और जहाँ नहीं होता है वहाँ गलत ही सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में संघ राज संबंध में समानता पाई जाती है, ये कॉन्सेप्ट हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया संविधान है, कनाडाई संविधान है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 से, या फिर अमेरिका के संविधान से। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि ये व्यवस्था जो है भारत में संघ राज संबंध में जो समानता पाई जाती है, ये किस किस देश के संविधान में है? तो ऑप्शंस आपके हैं पहले और दूसरा, मतलब ऑस्ट्रेलिया और कनाडाई संविधान की व्यवस्था है ये, या फिर कनाडाई और भारत सरकार अधिनियम 1935 में से ये प्रावधान है, और ऑप्शन सी आपका 1 या 3 ऑस्ट्रेलिया और भारत सरकार अधिनियम में, या फिर 3 और 4 मतलब
भारत सरकार अधिनियम और अमेरिका के संविधान, मतलब कौन कौन से संविधानों में ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था आपकी कनाडाई संविधान में भी है और भारत सरकार के अधिनियम में 1935 में भी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। अब बात आती है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रस्तावना की। अब जो भी क्वेश्चंस होंगे वो प्रस्तावना से रिलेटेड होंगे। और प्रस्तावना से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस, बेरूबारी सिंह और केशवानंद भारती, कब के हैं ये केसेस। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले बेरूबारी केस आया था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। उसके बाद सज्जन सिंह केस आया था, फिर आया था गोलकनाथ वाला केस जिसमें केशवानंद भारती केस सबसे एंड में आया था। और इसी केस में माना गया था कि हमारी प्रस्तावना भी संविधान का एक हिस्सा है। ठीक है, और उसी के बाद हमने प्रस्तावना में एक संशोधन किया था जिसके तहत हमने 3 शब्द उसमें जोड़े थे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है, वो 3 शब्द कौन से थे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये कहा था ऑस्टिन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्सटी एट। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्वेश्चन सही से दिख जाए। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है और ना ही उनको छीना जा सकता है। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह संविधान का भाग नहीं है और साथ ही वह संविधान की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है। संविधान के कुछ लक्षण इतने अनिवार्य हैं कि उनका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये बात मैंने आपको संविधान की विशेषता बताते वक्त भी बताया था कि हमारे संविधान में कुछ प्रावधान इतने आसान हैं, इतने लचीले हैं कि उनमें आराम से संशोधन किया जा सकता है। और कुछ जो उपबंध हैं वो इतने ज़्यादा कठोर हैं कि उनमें बहुत ही मुश्किल है संविधान संशोधन करना, यानी कि बहुत एकदम जस्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है। राष्ट्रपति सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है या संविधान सर्वोच्च है। तो हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान में कौन से भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रस्तावना भी बहुत अहम पार्ट है। मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, डीपीएसपी भी है। ये तीनों ही चीज़ें हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी है। इसीलिए संविधान में ये तीनों भाग शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71।
राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय पंचांग को हमने 22 मार्च 1957 में स्वीकार किया था। पंचांग की बात यहाँ कैलेंडर से हो रही है, क्योंकि आजकल हम ग्रिगोरियन कैलेंडर हर चीज़ में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ये जो राष्ट्रीय पंचांग है इसको ही एक्सेप्ट किया गया था, और इसी वजह से हमारे संविधान के बनकर तैयार होने की जो डेट है वो हमारे संविधान में राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से ही लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं हुई है। बाकी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास तीनों की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में दी गई है, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया? मतलब कहने का ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में ये कहा था कि हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, वो है बेरुवारी केस। इसमें हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है 74, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ये लागू किया जा सकता है? मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके लागू करा सकते हैं या नहीं करा सकते। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से अपने उन मौलिक अधिकारों को अपने लिए लागू करा सकते हैं। उसी तरह से प्रस्तावना को हम लागू करा सकते हैं या नहीं करा सकते, वो पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका ये लागू किया जा सकता है, मतलब प्रवर्तनीय है। दूसरा कह रहा है ये लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रस्तावना हमारी प्रवर्तनीय नहीं है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से भी लागू नहीं करा सकते। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन नंबर 75, किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो दोस्तों एक्चुअली ये बात है 42वें संविधान संशोधन की, और शब्द दो नहीं उसमें तीन जोड़े गए थे। एक समाजवादी आपके पास दिया हुआ है, एक पंथ निरपेक्ष दिया हुआ है, और तीसरा शब्द जो इसमें जोड़ा गया था वो था अखंडता। और ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे, और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 76, और 76 क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संपूर्ण शक्ति का मूल स्रोत जनता है, जो कि बिल्कुल सही है। और भारतीय संघ राज्यों की कृति है।
तीसरा है लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं। और चौथा है संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता के लिए आश्वस्त करता है। तो कथन इसके जो हैं वो केवल 1, 3 और 4 सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता कितनी प्रकार की और समानता कितने प्रकार की है, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया जाएगा। तो इसके लिए हमारे जो न्याय हैं वो 3 प्रकार के हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता विश्वास की भी है, धर्म की भी है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। और 2 प्रकार की समानताएं हैं, अवसर की समानता और जीवन की, मतलब एक इज्जत वाला जीवन बिताने की। और भ्रातृत्व एक प्रकार का है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 2 प्रकार की समानताएं हैं और भ्रातृत्व अकेला ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो आपसे पूछे गए इनमें से कौन कौन से सही हैं स्टेटमेंट? पहला सही है या दूसरा सही है या पहले और दूसरे दोनों सही हैं या इनमें से एक भी सही नहीं है? तो इसका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। संप्रभुता कम होने से मतलब है कि भारत को अपने फैसले स्वयं लेने का जो अधिकार है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, संविधान में ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसकी वजह से भारत की संप्रभुता को कम किया जा सके, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है और अपने फैसले स्वयं लेता है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये बात बिल्कुल गलत है और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये गलत है। प्रत्यक्ष कहते हैं डायरेक्ट, और राज्य का मुखिया उसको डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका और उसी से उन्हें चुना जाता है। शिट। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है 1, 2, 3, यानी चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि राज्य के मुखिया यानी प्रेसिडेंट ले लो जो पूरे देश का मुखिया है, या गवर्नर ले लो, इनके जो भी इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं। मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन्हें चुनते हैं, ना कि हम। भारत की जनता इनके लिए वोट नहीं करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
और क्वेश्चन नंबर 80 है 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में ये लाइन साफ साफ दी हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, या फिर पंथनिरपेक्ष। मतलब जिस नंबर से, जिस तरह से ये हमारी उद्देशिका में दिया गया है, जिस क्रम में, वही क्रम पूछना चाह रहा है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या इनमें से कोई भी क्रम नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट क्रम है वो है ऊपर वाला, यानी ऑप्शन ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस तरह से लिखा हुआ है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, और 82 कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में, वाद का मतलब है कौन से केस में, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। मतलब ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में बोली थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इसके लिए ये केस है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। आगे क्वेश्चन नंबर 83, और क्वेश्चन नंबर 83 है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, कहाँ से लिया गया था? तो ये उद्देशिका जो हमने यूएसए से यानी अमेरिका से ली है प्रस्तावना। नेक्स्ट है 84, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना यानी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल को कहते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके ये जो चारों स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य भी है। अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि प्रस्तावना में ये सारी लाइनें क्लियरली लिखी हैं। भारत एक संप्रभु राज्य भी है, मतलब प्रभुत्व संपन्न भी है, लोकतांत्रिक भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। और ये चीज़ हमें हमारे डीपीएसपी को पढ़ के पता लगती है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? मतलब धर्म निरपेक्ष, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, भारत में सारे धर्मों की बराबर मानता है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल सही है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही है। और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका जो अर्थ दिया हुआ है वो यही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है।
मतलब ये जो धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब साफ साफ है कि भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, सभी धर्मों की समान मान्यता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्य के अध्यायों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। मतलब कहने का ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है उनकी रूपरेखा आगे कौन से पाठ में दी गई है। तो ये है मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों वाले हिस्से में भी हैं प्रस्तावना के कुछ उद्देश्य, मौलिक अधिकारों में झलकते हैं, कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी झलकते हैं और कुछ मौलिक कर्तव्यों में भी दिखते हैं। जो भी हमारे प्रस्तावना में जो उपदेश दिए गए हैं या जो रूपरेखा बनाई गई है, जिन पे प्रस्तावना हमारी बनी है, तो वो चीज़ें हमें कहाँ से क्लियर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रस्तावना में हमें जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे समानता के बारे में बताया गया है, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, न्याय के बारे में बताया गया है, तो ये चीज़ें हमें किस चीज़ को पढ़ के पता चलती है कि हाँ हमें समानता मिल रही है और मतलब स्वतंत्रता भी मिल रही है और हमें न्याय भी मिल रहा है। ये किन हिस्सों को पढ़ के पता चलता है। तो मौलिक अधिकारों में भी इसी का जिक्र है, डीपीएसपी में भी इसी का जिक्र है, मौलिक कर्तव्यों में भी इसी का जिक्र है। तो इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रस्तावना में जो भी दिया गया है वो हमें मिल रहा है। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का पूरा सार। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य वो भी है, समाजवादी राज्य ये भी है और राजनीतिक समानता ये भी है, लेकिन साम्यवादी राज्य जिसमें मतलब तानाशाह सरकार होती है जिस तरह की, उसे कहते हैं साम्यवादी राज्य, जहाँ पे सरकार तानाशाह होती है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार तानाशाह नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए कल्याणकारी राज्य है हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है इसका। मतलब भारतीय संविधान में साम्यवादी राज्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। और क्वेश्चन नंबर 89 कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कब स्पष्ट किया, कौन से केस में किया? गोलकनाथ वाद में किया था या फिर केशवानंद भारती में किया था, शंकरी प्रसाद वाद में किया था या सज्जन सिंह में किया था। मतलब कहने का ये है कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा, इसको एक्सप्लेन कौन से केस में किया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे में क्या क्या चीज़ आती है। तो इसको एक्सप्लेन किया था केशवानंद भारती, बहुत ही फेमस केस है, इसी में किया था। व्याख्या जो दी थी आधारभूत ढांचे की वो केशवानंद भारती बाद में व्याख्या दी थी इसकी, जो 1973 का मामला है। आगे है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये भी है, विनियोग विधेयक ये भी है, भारत की संचित निधि भी है, बजट कहीं भी नहीं है। बजट जो शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है इस तरह से लिखा हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है, बजट तो हम लोगों ने अपने कहने वाली आम भाषा में इसको ले लिया है, बल्कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है 91। और क्वेश्चन 91 कहता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन दिया गया है? तो इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 44 में है, समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागालैंड, क्योंकि नागालैंड एक जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो ये है हमारा अनुच्छेद नंबर 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है हमारी। इसी के अंदर सब क्लॉज में दे रखा है, मतलब आर्टिकल नंबर 21 को अगर इलेबोरेट करें, उसके सब क्लॉसेस को देखें तो उसमें साफ साफ है कि हमें जीविका का आधार मतलब अधिकार है, निजता का भी अधिकार है, और ये जो हमारी स्वतंत्रता है, जीवन की स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जैसे कहते हैं, उसी में हमने भिन्न भिन्न संविधान संशोधनों के तहत इन सारी चीज़ों को जोड़ा है। उसके सब क्लॉसेस में ये सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमें निजता का भी अधिकार देता है, सम्मान का भी अधिकार है, सुनवाई का भी अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 में केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता लिखा हुआ नहीं है, बल्कि 21 के क्लॉजेज और भी हैं, मतलब और भी चीज़ें आर्टिकल नंबर 21 में जोड़ी गई हैं, और वो सारी चीज़ें मिला के हमें जीविका का आधार, जैसे उसमें हमें कहीं भी विचरण करने की, पूरे देश में कहीं भी अबाध विचरण करने की आज़ादी है, कहीं भी रहने की आज़ादी है, कहीं भी बसने की आज़ादी है, और अपनी आजीविका के लिए कोई भी व्यापार करने की आज़ादी है। बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, मतलब कुछ चीज़ों का व्यापार हम नहीं कर सकते, जिनके लिए स्पेशली लाइसेंस हमें चाहिए होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं चरस और गांजे की भी खेती करते हैं, तो वो सिर्फ मेडिसिन तौर पे कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। वो व्यापार हम नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। तो आर्टिकल नंबर 21 को अगर आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा ये सारे अधिकार हमें आर्टिकल नंबर 21 में मिले हुए हैं। जैसे यहाँ नीचे दिए भी हैं आपको आर्टिकल नंबर 21, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, कानूनी सहायता भी है, और आश्रय का अधिकार भी है, साथ में स्वास्थ्य का, पानी का, बिजली का, सारे अधिकार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 5 में मौलिक कर्तव्य, और भाग 2 में नागरिकता। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 5 में नहीं, भाग 4 में ही मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सी वाला, बाकी सब सही हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 95, और क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान से अधिकार से संबंधित है? मतलब राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है।
आगे है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं आपको, जिसमें सुमेलित करना है आपको। और पहली सूची है संविधान का भाग 15। इसमें क्या है, भाग 18 में क्या है, भाग 20 में क्या है और भाग 17 में क्या है। तो ये चीज़ें आपको, तो इस सूची का आपको सही सही मिलान करना है। तो भाग जो है संविधान का 15, इस भाग में आपको निर्वाचन मिलेगा। सॉरी, थोड़ा सा, भाग 15 जो है वो निर्वाचन से रिलेटेड है, और संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से रिलेटेड है। इसी तरह से भाग 18 जो है वो आपातकालीन उपबंध से रिलेटेड है, और संविधान का भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड है। तो अब आप देख लीजिए कूट, इसमें कोड भाग 1 का है दूसरा और बी का है पहला, ए दूसरा और बी का पहला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है 97। एसआर मुंबई केस में 9 न्यायाधीशों का पीठ द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की न्यायिक समीक्षा की गई थी। एसआर मुंबई केस में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 356। इसकी न्यायिक समीक्षा की गई थी। 356 में संविधान संशोधन से रिलेटेड है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, वैकल्पिक उपबंध जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनिवार्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है, उसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के किस एक अनुच्छेद से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। ये कहता है भारतीय संविधान में पंचायतों के संबंध में भाग 9 संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों से संबंधित किस अनुच्छेद के अनुसरण में सम्मिलित किया गया है। मतलब कहने का ये है कि भाग 9 में जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसका उल्लेख डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में किया गया है। यही प्रावधान डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में है, तो वो है अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतें, डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों की बात करता है, ठीक है। और वही ये पूछना चाह रहा है कि संविधान के भाग 9 में जिन ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है वो किस आर्टिकल में है। तो अनुच्छेद नंबर 40 में उन्हीं ग्राम पंचायतों के विषय में बताया गया है। और ये आपको आर्टिकल भी दिए हैं 39, 40, 41, 42। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 डीपीएसपी का है, और इसी ग्राम पंचायतों की बात भाग 9 में की गई है। और आ गए हैं अपने सैकड़े की तरफ। 100 क्वेश्चंस हमारे पूरे हो चुके हैं, और लास्ट मतलब 100वां क्वेश्चन है आपका, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों यानी किनारों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। मतलब अगर हमारा किसी से कोई नदी विवाद हो या जल को लेके कोई भी, जैसे हमारा सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो इस तरह के जो विवाद हैं इनका निपटारा कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 262 के तहत जल विवादों का निपटारा। इसमें है भी आर्टिकल नंबर 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय, यानी जल समझौता आर्टिकल नंबर 262। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 262 जल समझौता। शॉर्टकट में याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग पे ज़रूर हिट करेगा ये आर्टिकल। आर्टिकल्स को याद करने का बेस्ट ट्रिक है कि पूरे आर्टिकल में से एक दो वर्ड्स याद कर लिए जाएं। जैसे नदी जल समझौता आर्टिकल नंबर 262, तो इस आर्टिकल को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263 में है और नदी जल समझौता 262 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अंतर्गत किस राज्य के महामहिम यानी गवर्नर को अधिकार है कि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल पर अपनी सहमति रोक लें। यानी गवर्नर की वीटो पावर पूछी गई है, या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के विचार हेतु रिजर्व रखें। ये जो हमारे राज्य के गवर्नर होते हैं इनके पास पावर होती है कि ये किसी भी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं या उसे राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 101 का एक तीसरा स्टेटमेंट ये है, मनी बिल को छोड़कर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल को पुनः विचार हेतु विधानमंडल को वापस कर सकता है। ये गवर्नर के पास तीनों पावर हैं। वो चाहे तो किसी बिल को अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, या किसी को चाहे तो राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर सकते हैं, या फिर मनी बिल को छोड़ के कोई और बिल पुनः विचार हेतु विधानमंडल के पास वापस भेज सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपका 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। मतलब ये तीनों पावर हमारे गवर्नर के पास होती हैं। वो पूछ रहे हैं कि गवर्नर के पास इनमें से कौन कौन सी पावर होती हैं। मतलब एक तरह से वीटो पावर का बारे में पूछ रहे हैं, गवर्नर की वीटो पावर कहाँ तक होती है सीमित। तो इन तीनों केसेस में वो ऐसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 102, और 102 क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है। मतलब राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की जांच कर सकते हैं कि कौन से पिछड़े वर्ग हैं, उन्हें कोई लाभ मिला है नहीं मिला है, तो उस चीज़ के लिए है ये। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलता है। तो पिछड़ा वर्ग कौन कौन से होते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो इस चीज़ की जांच करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी को होती है। वही आदेश देके ये काम करवाते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी क्या परेशानियां हैं, वो कौन कौन सी कठिनाइयां झेल रहे हैं, उनकी दशा में कुछ सुधार आया है या नहीं आया है, और मतलब उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं। आरक्षण भी इसीलिए दिया जाता है ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, मतलब जिनमें शिक्षा का अभाव है या समाज में उनकी मतलब जो डिग्निटी है वो कम है, तो उस चीज़ को सही करने के लिए उन्हें भी अपने लाइन में लाने के लिए, उन्हें भी बाकी सबके समान करने के लिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के तहत पिछड़े वर्गों का जो निरीक्षण करते हैं कि पिछड़े वर्गों पे मतलब जो भी स्कीम्स हम चला रहे हैं उनका पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है,
सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों की जांच करने के लिए जो शक्ति है हमारे राष्ट्रपति जी के पास, वो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है। तो ये है अनुच्छेद नंबर 340, जिसके तहत राष्ट्रपति जी निरीक्षण करते हैं पिछड़े वर्गों का। और अगला क्वेश्चन है 103, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के संबंधित सभी पूर्वोपायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उस आयोग का गठन किया जाता है जो कि भारत में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्व उपायों यानी पहले के जो उपाय किए गए होते हैं उनकी जांच करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी आयोग हम बनाते हैं अनुसूचित जाति और जनजातियों के उद्धार के लिए, वो आयोग चेक करता है कि हमने जो भी उपाय किए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्धार के लिए, जो भी हमने अभी तक उपाय किए हैं वो उपाय हमारे कहाँ तक सफल हैं, उनसे उन्हें कोई मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये जो आयोग चेक करता है इस चीज़ को, उस आयोग का गठन कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता है। मतलब एक आयोग का गठन होता है जो ये चेक करता है कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं अनुसूचित जातियों के लिए, वो उपाय से उन्हें कोई लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति वालों को या नहीं मिल रहा है। ये चीज़ एक आयोग चेक करता है। उस आयोग का गठन पूछ रहे हैं कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो इस आयोग का गठन अनुच्छेद 338 यानी आर्टिकल नंबर 338 में होता है। अगला क्वेश्चन है 104 और क्वेश्चन नंबर 104 कहता है 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं हैं और उसमें कितनी भाषाएं हैं। तो आप सभी को पता होगा हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, इसमें भी सूची दे रखी है और सुमेलित करना है इन सूचियों को। और सूची 1 में मौलिक कर्तव्य है, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा है और अस्पृश्यता का अंत है, भारतीय संविधान का संशोधन है। तो ये सब आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के अकॉर्डिंग होता है। तो डी का जो ऑप्शन है वो 2 मैच हो जाएगा, अनुच्छेद 368, और अस्पृश्यता का अंत ये है अनुच्छेद नंबर 17। मौलिक कर्तव्य हमने 42वें संविधान संशोधन से जोड़े थे, तो ए का आ जाएगा तीसरा। और संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा हमें केशवानंद भारती के केस से मिली थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कौन सा कूट सही है। कूट इसके आगे दे रखे होंगे, बाकी मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन यहाँ कर ही दिया है, बाकी कूट आगे। और इसका सही कूट जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 और 106 क्वेश्चन में है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। मतलब कहने का ये है कि हमारी संविधान का एक कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो केंद्र सरकार होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। मतलब कहने का ये है कि हमारी सरकार जो कुछ भी करती है, जो भी स्कीम लाती है, कहाँ से कितना पैसा ले रही है, क्या कर रही है, किस क्षेत्र में कौन सा काम कर रही है, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस लोकसभा कर सकती है सरकार से, और सरकार को इन चीज़ों की जानकारी लोकसभा को देनी होगी।
ये है कहने का मतलब कि हमारी सरकार का जो उत्तरदायित्व है, यानी जिसके अंडर में काम करेगी, वो है लोकसभा। लोकसभा सरकार से कभी भी पूछ सकती है कि आपने इस क्षेत्र में इतना पैसा लगाया है, आपने क्या काम किया, इस पैसे का कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, कितनी कामयाबी मिली उसमें। तो ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर लोकसभा करती है मंत्रिपरिषद से, तो उसे जवाब देना ही पड़ेगा, जवाबदेही है, बाउंड है वो जवाब देने के लिए लोकसभा के। तो वही है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारी जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगी। तो ये बात आपको आर्टिकल नंबर 75 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से अनुच्छेद हमने संविधान संशोधन के ज़रिए से जोड़े हैं, कौन से अनुच्छेद हमारे मूल संविधान में नहीं थे। तो अनुच्छेद 52 एक राष्ट्रपति होगा, ये तो मूल संविधान का ही है। और अनुच्छेद 51A ये हमने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जिसमें हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। और अनुच्छेद 14 ये भी हमारे मूल संविधान में था। और अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे हमने मौलिक अधिकारों से निकाल के कानूनी अधिकार में डाला है और आर्टिकल नंबर 300A में डाला है, और ये भी हमने संविधान संशोधन से ही जोड़ा है। यानी कि ये अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 14 ये दोनों हमारे मूल संविधान में थे, लेकिन अनुच्छेद 51A और 300A ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें हमने संविधान संशोधन करके जोड़ा है। इसीलिए इन्हीं अनुच्छेदों के बारे में पूछ रहा है कि नीचे जो 4 आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सा मूल संविधान में नहीं था। तो कौन से नहीं थे, सेकंड वाला यानी अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 300A ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। अब आप नीचे कूट में देख लीजिए कहाँ है सेकंड और फोर्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 और क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित हैं व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल्स के तहत, मतलब कौन सा आर्टिकल पहले आता है कौन सा बाद में आता है, ये पूछना चाह रहा है। तो हमारे संविधान में सबसे पहले संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद नागरिकता का जिक्र है, उसके बाद भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं, और भाग 4 में पहले मौलिक कर्तव्य हैं, उसके बाद डीपीएसपी दे रखे हैं। तो इस हिसाब से आपको पहला नंबर इसको मिल जाएगा, दूसरा नंबर नागरिकता को मिल जाएगा, और इतने से ही आप आराम से कूट लगा सकते हैं इसका। देख लीजिएगा आप, पहला नंबर पहले पे, उसके बाद में तीसरा नंबर, यानी आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप और भी करना चाहें तो देख लीजिएगा, इसके बाद मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे चौथा वाला। तो सॉरी, नीति निर्देशक तत्व पहले हैं, उल्टा हो गया थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा। और मौलिक कर्तव्य बाद में है, क्योंकि ये भी संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, मूल संविधान में नहीं थे, और डीपीएसपी हमारे मूल संविधान में थे। ठीक है, तो जो चीज़ भी हम जोड़ते हैं वो अक्सर बाद में ही आती है, तो मौलिक कर्तव्य हमारे सबसे लास्ट हो जाएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। सबसे पहला होगा राज्य तथा उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल नंबर 2। इसके बाद नागरिकता आ जाएगी जो 5 से 11 में है। इसके बाद हमारे राज्य के डीपीएसपी आ जाएंगे, और जो 36 से 51 है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे जो 51A में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। और 109 में भी आपको एक टेबल दे रखी है, दो सूचियां दे रखी हैं जिनका आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं सूची को। और सारी सूची अगर आपको नहीं भी पता है तब भी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है कि एक या दो तो आपको पता होंगे ही होंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो अनुसूची के बारे में अगर आपको सबको नहीं भी पता है तो थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, जिससे कि एक दो अनुसूची आपको याद हो ही जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सपोज़ तीसरी अनुसूची हमें पता है, इसमें शपथ और प्रतिज्ञान है, ठीक है। चौथी अनुसूची में सपोज़ हमें नहीं पता। सातवीं अनुसूची में क्या है ये भी नहीं पता। आठवीं अनुसूची में क्या है इतना तो पता होगा ही कि आठवीं में भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। तो ए से दूसरे को मिलाना है और डी से तीसरे को मिलाना है। अब आप नीचे कूट देख लीजिए, ए का दूसरा इसी में है, ऑप्शन सी में, और इसके बाद चौथे का आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, चौथे का तीसरा, यानी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ दो अनुसूचियों का ज्ञान है तब भी आपको ये आंसर का टिक सही लगा सकते हैं। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सातवीं जो अनुसूची है उसमें संसद और राज्य विधानमंडल है, और इसके बाद में जो चौथी अनुसूची है इसमें आपके राज्य विधान परिषदों का स्थानों का आवंटन है, मतलब विषय सूची है। सातवीं में विषय सूची और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी। तीसरी में शपथ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मानता है। यानी हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और लिपि देवनागरी है। ये बात किस आर्टिकल में है? तो आपको पता है आर्टिकल नंबर 343 हमारी राजभाषा से रिलेटेड है, और इसी में इस बारे में बात की गई है कि हमारी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी और हिंदी हमारी राजभाषा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? मतलब विशेष राज्यों के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो विशेष राज्यों के अंतर्गत केरल नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 112। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो दल बदल कानून कौन सी अनुसूची में है? ये है हमारी 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल निषेध कानून से बनी है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के निषेध है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। और क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? तो ये जो है हमारा आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय जो भी कानून घोषित करेगा उससे नीचे वाले न्यायालय को, मतलब
सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रावधान बनाएगा, हाई कोर्ट को और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, सभी जितने भी कोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट से नीचे, सबको वही कानून मानने होंगे। यानी इन सब का जो हेड है वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो जो भी कहेगा इन्हें वही बोलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 114। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? मैथिली है, संथाली है, डोगरी है, बोडो है। कौन सी भाषा इसमें सम्मिलित नहीं की गई थी? इसका आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। एक्चुअली 1993 में इन चारों ही भाषाओं में से कोई भी भाषा हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं थी, क्योंकि ये चारों भाषाएं 92वां जो संविधान संशोधन यानी 92वां जो संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उस संविधान संशोधन से ये चारों भाषाएं जोड़ी गई हैं। और ये बात कर रहा है 1993, तो इनमें से एक भी भाषा उस वक्त 8वीं अनुसूची में नहीं थी, क्योंकि जब ये चारों भाषाएं 2003 में यानी 92वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई हैं, तो मतलब 2003 से पहले इनमें से एक भी भाषा नहीं थी हमारी 8वीं अनुसूची में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, और हालांकि उस टाइम भी ये गलत ही रहा है, और आयोग ने फिर भी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी संथाली माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल आप रहने दीजिए, क्योंकि वैसे ये पुराने टाइम का है। आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैं दे ही रहा हूँ कि 92 में संविधान संशोधन यानी 92वें संविधान संशोधन से जो 2003 में हुआ है, उस संविधान संशोधन से ये चारों भाषाएं जोड़ी गई हैं उसमें। ठीक है, तो ये 1993 में एक भी भाषा नहीं थी, ये 2003 में जोड़ी गई हैं चारों भाषाएं 92वें संविधान संशोधन से। लेकिन फिर भी आयोग ने उस वक्त भी इसका आंसर बी मान लिया है, संथाली भाषा को। पता नहीं कैसे मान लिया है। फ़िलहाल जो भी है, ये क्वेश्चन मेरे भी दिमाग से बाहर है। तो अभी फ़िलहाल जो आयोग ने इसका आंसर दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। संथाली भाषा इसका आयोग ने आंसर माना है, जबकि ये मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, क्योंकि जब 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है, तो 1993 में ये भाषा कैसे आ सकती है उसमें। खैर चलिए, एक आध क्वेश्चन अपवादित वाला मिल ही जाता है, और ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और 115वां जो क्वेश्चन है वो कहता है, भारत के संविधान में भाग 10A में 10 नहीं 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। ग्रामीण क्षेत्रों की इकाइयों को, शहरी क्षेत्रों की इकाइयों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केवल 2, यानी शहरी क्षेत्रों की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था भाग 9A में। और 9B में सहकारी समिति हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यानी जो जॉइंट सिटिंग होती है किसी भी मसले पे, अगर राज्यसभा और लोकसभा यानी दोनों सदनों के बीच आपस में कोई मतभेद होता है, तो फिर जॉइंट सिटिंग कराई जाती है। मतलब दोनों को एक साथ साथ बैठ के और उस मसले पे बातचीत की जाती है। और ये बात जॉइंट सिटिंग की जो है वो आर्टिकल नंबर 108 में बताई गई है। यानी आर्टिकल नंबर 108 कहता है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक ही सदन में बैठा के
उस मुद्दे पे बहस की जाती है जिस मुद्दे पे पहले इन दोनों में मतभेद होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है, क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट है, इंडिया है, भारत है, या द यूनियन ऑफ इंडिया है? तो इसको हम द यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118 और 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 280 जिसमें वित्त आयोग दिया हुआ है। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में है हमारा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? छठी अनुसूची में क्या है? स्पेशल राज्य हैं, AMT है क्या? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मतलब जो जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे जिसमें मतलब जनजाति रहती हैं, उन क्षेत्रों में हमारे कुछ प्रावधान लागू नहीं होते हैं। ऐसे राज्यों का पूछा गया है, कौन कौन से जनजातीय राज्य हैं? तो आप जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है हमारे जनजातीय राज्य हैं जहाँ पे हर प्रावधान लागू नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान में के छठी अनुसूची यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय से जो संबंधित बातें हैं, जो संबंधित प्रावधान हैं इन राज्यों से, वो हमारी छठी अनुसूची में है। ठीक है, तो यही पूछना चाह रहे हैं कि छठी अनुसूची के प्रावधान जो हैं वो कौन से राज्य पे लागू नहीं होंगे। तो छठी अनुसूची में जिन राज्यों का जिक्र किया गया है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और इन राज्यों में जनजातीय आबादी है, तो वहाँ पे जनजातीय आबादी पे हर नियम कानून लागू नहीं होता, उनके लिए स्पेशल कुछ नियम होते हैं। और वो कौन से स्पेशल नियम होते हैं ये बताया गया हमें छठी अनुसूची में। तो कहना ये चाह रहे हैं कि कौन कौन से राज्य की बात छठी अनुसूची में की गई है। तो त्रिपुरा भी है और असम, मिजोरम है, मेघालय है। तो यहाँ पे दो राज्य यानी गुजरात और छत्तीसगढ़, ये जो दिए गए हैं ये राज्य वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें त्रिपुरा ही क्लिक करना है। सॉरी, त्रिपुरा नहीं, गुजरात। ओ शिट, मुझे लगा कि क्वेश्चन में नहीं भी है दिया हुआ, हो गई ना सिली मिस्टेक। इसका आंसर त्रिपुरा नहीं होगा क्योंकि त्रिपुरा तो छठी अनुसूची में है दिया हुआ। असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, ये दिए हुए हैं। अब यहाँ वो पूछ रहा है कौन से राज्य पे लागू होगी। मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन से राज्य पे लागू नहीं होगी, इसीलिए मैं सोचूं कि गुजरात भी है, छत्तीसगढ़ भी है इसका आंसर, क्योंकि इन राज्यों पे लागू नहीं होता है। सिर्फ एक त्रिपुरा दिया हुआ है जिस पे लागू होता है और वो वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर भी त्रिपुरा ही होगा। वो हाँ पूछ रहा है, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं है दिया हुआ। मुझे लगा इस क्वेश्चन में नहीं भी है दिया हुआ, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ़िलहाल मैंने आपको चारों राज्य बता दिए जिनके लिए वो स्पेशल कुछ प्रावधान किए गए हैं। छठी अनुसूची के जो स्पेशल प्रावधान हैं वो 4 राज्यों के लिए किए गए हैं। उनमें असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया उस वजह से क्वेश्चन थोड़ा, खैर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 120,
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से पता करना है कि आपको कौन सा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 127 के तहत होती है। लोकसभा के अध्यक्ष 93 में है दिए हुए। संसद के सदनों का कार्यकाल 83 में है दिया हुआ। और राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन 88 में है दिया हुआ। जबकि मैंने आपको साफ साफ बताया है कि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संबोधन यानी ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है, और ज्वाइंट सिटिंग जो है 108 में है दी हुई, ना कि 88 में दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसमें गलत है, और इसी के बारे में पूछ रहा है क्योंकि इसमें नहीं है दिया हुआ। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, अनुच्छेद भी सही दिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 127 में है। लोकसभा के अध्यक्ष 93 में है, और संसद के सदनों का कार्यकाल ये 83 में है, और बाकी ये जो ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं ये 108 में है, आर्टिकल नंबर 108 में। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 121। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? मतलब कहने का ये है कि सभा के जो सदन हैं इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो जनरल स्थिति में अपना वोट नहीं करते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दो पक्षों के मत आपस में बराबर हों, तो उस टाइम निर्णायक जो मत होता है वो लोकसभा का स्पीकर देता है। मतलब जिन भी सदन के अध्यक्ष होते हैं वो वोट करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब किसी भी मसले पे दो पक्ष हों और दोनों के वोट मतलब दोनों के मत बराबर बराबर हों, तब निर्णायक मत जो होता है वो अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, वैसे जनरली तौर पे ये अपना मत नहीं करते हैं, मतदान नहीं करते हैं, सिर्फ निर्णायक मत देने के लिए ही इनका मत लिया जाता है, यानी ये मतदान करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 100 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है, आर्टिकल नंबर 100 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 122 और 122वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार 14 से 18 में है, बिल्कुल सही बात है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार 29 और 30 में है। इसमें जो ऑप्शन है बी आपका गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 में नहीं बल्कि 23 और 24 में है। तो यही जो है वो गलत असुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 123। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं लग गया। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं है। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां हैं, और 165 में राज्य का महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल है। तो इसका जो सही है, मतलब जो गलत आर्टिकल दिया हुआ है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ना कि उसका निर्वाचन है। ठीक है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें ए वही असुमेलित है, यानी गलत सुमेलित है, और ये गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 124। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध हैं? तो ये है हमारे भाग 11 में संघ राज्य संबंध।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125 और 125 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने इससे 126 तक क्वेश्चंस निपटा लिए हैं और आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। और तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारियों को करते रहिएगा। बाकी अगर कोई शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें उसको। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस।